सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मैं रमा शर्मा आज एक नए सेशन के साथ में सोशियोलॉजी ऑप्शनल की ये जो अपनी सीरीज़ है पेपर 2 की, उसको कंटिन्यू करते हुए, और आज हम लोग जो कल का अपना टॉपिक था जिसमें हम फाइनेंशियल सॉरी जिसमें हम 5 ईयर प्लान्स की बात कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने कल का सेशन देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ कल का सेशन देख लीजिएगा। कल के सेशन में मैंने आपको बताया है कि इस पार्ट से कैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है कि पेपर 2 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। पार्ट बी को हमने 60% कंप्लीट किया है सिलेबस वाइज, उसको आप देख सकते हैं। पार्ट सी को हमने कल से स्टार्ट किया और इसीलिए कल के सेशन में मैंने डिटेल में बताया था कि किस तरीके से आप जो है यहाँ पर पार्ट सी की तैयारी जो है आप अपनी अच्छे से कर सकते हो, जिसमें कि पहले हमने सिलेबस को समझा था, फिर हमने सिलेबस के बाद में ये देखा था कि किस तरीके से आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और उसके बाद में हमने अपने टॉपिक्स को शुरू किया था बिल्कुल बेसिक से। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप लोगों को एकदम बेसिक से मैं पढ़ाऊँ, जिससे कि एकदम जो माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें, वो भी आपको समझ में आए और वहाँ से आप अपने आंसर राइटिंग को शुरू कर सको। जिससे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, अगर आप पहले उन्हीं को लिखना शुरू करते हैं तो आपको इस सीरीज से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है अपने उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, बाकी कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी हमने देखे थे जिनको हम अलग से करेंगे, जिसको मैं अलग से आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं, या एक एक क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब भी करेंगे। तो आज की इस सीरीज़ को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन बैंक मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ, जिन लोगों ने कल का सेशन नहीं किया है प्लीज़ जाके इस सेशन को रेफर कर लीजिएगा। पार्ट सी जिसका नाम है सोशल चेंजेस इन इंडिया, उसको हम कर रहे हैं, जिसके अंदर 6 अलग अलग चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं, या ये कहिए कि आपको अलग अलग 6 यूनिट्स पढ़नी है। ठीक है, 6 मतलब 7 यूनिट्स हैं टोटल, 7 यूनिट्स आपको कवर करनी है। ठीक है, मैंने कल डिटेल में समझाया था कि इन यूनिट्स को क्यों यहाँ पर रखा गया है, क्यों एकदम सिस्टमेटिक तरीके से इन यूनिट्स को पढ़ना ज़रूरी है। 2 यूनिट्स हो चुकी हैं आपकी, विजन ऑफ सोशल चेंजेस इन इंडिया, रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड वन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन। मैंने कल एक एक क्वेश्चन को आपको पढ़ के बताया था कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट से आया है। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, सोशल मूवमेंट्स, जिसके अंदर हम 5 अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स को पढ़ते हैं। पॉपुलेशन डायनामिक्स, जिसमें कि एजिंग के क्वेश्चन आए हैं, स्क्यूड सेक्स रेशियो के क्वेश्चन आए हैं, और भी अलग अलग तरीके के पॉपुलेशन डायनामिक्स के क्वेश्चन आए हैं। माइग्रेशन का क्वेश्चन हर साल इस यूनिट से आता है, पिछले 3 साल के हमने क्वेश्चन पेपर्स को भी देखा था। लास्ट यूनिट है सोशल चेंजेस इन इंडिया। इस यूनिट को किस तरीके से आपका बाकी 5 यूनिट्स में कंबाइन करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो भी कल हमने देखा था। ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है, ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है, पेपर 2। पेपर 2 के अंदर 2 सेक्शन आते हैं। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन बी इज मेजरली डील्स विद द पार्ट सी ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, ये 2021 का पेपर है और ये 2022 का पेपर है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं 150 वर्ड्स के जनरली क्वेश्चन आते हैं, और कल हमने सेशन में देखा था कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। पहले चैप्टर का बात करें, पहली यूनिट का बात करें, ये अपना पार्ट सी है, और पार्ट सी के अंदर विजन ऑफ सोशल चेंजेस इन इंडिया हमने कल स्टार्ट किया था। उसके अंदर अगर हम देखें तो आपका पहला जो टॉपिक आता है वो आता है आइडिया ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कल मैंने आपको डेवलपमेंट क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, सोशल चेंज क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है, हमने ये सब डिस्कस किया था। आज हम मिक्स्ड इकोनॉमी, और कल मैंने आपको इकोनॉमी के बारे में भी थोड़ा सा बताया था कि किस तरीके से आप इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं। उसके अलावा आज हम देखेंगे कि भारत जब आज़ाद हुआ तो किस तरीके से हमने प्लानिंग कमीशन के बारे में जब कल पढ़ा था तो किस तरीके से 5 ईयर प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी गई। तो आज इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस यूनिट से आए हुए हैं उनको मैंने अलग से लिख दिया है, जो आपको यहाँ मिल जाएंगे। 2022 में जो आए थे इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए थे, 2021 में इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, 2020 में इस चैप्टर से 1 क्वेश्चन आया था। एक ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी का है, सिटीजनशिप वाला। ठीक है,
तो इसमें कम से कम आपका 20 से 40 नंबर के क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। 2020 में और भी जो क्वेश्चन आए हैं वो ये आया है मिक्स्ड इकोनॉमी वाला क्वेश्चन, जो आज हम करने वाले हैं 5 ईयर प्लान्स के थ्रू, और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी आया है जिसको हम इस यूनिट के लास्ट में करेंगे कि किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सोशल चेंज लेके आते हैं। ठीक है, तो और भी इस यूनिट से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं 2019 से लेके 2000 तक के क्वेश्चंस मैंने कल आपको दिखाए थे। ये करीब करीब 40 के आसपास क्वेश्चन पर बैठते हैं। अगर आप इनको ढंग से करेंगे तो आपकी आंसर राइटिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी अगर आप इनको ही कर लेते हैं। बाकी हमने कल डेवलपमेंट के बारे में देखा था, मॉडर्नाइजेशन देखा था, सोशल चेंज देखा था। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद द 5 ईयर प्लान्स। तो कल की अगर मैं सेशन की बात करूँ तो ये सब चीज़ें पढ़ाने के बाद मैंने आपको मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बताया था। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, कल हम इस चीज़ की चर्चा कर रहे थे। प्लानिंग वगैरह हमने देख लिया था, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है वो हमने देख लिया था। प्लानिंग कमीशन जो कि मार्च 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था, उसके 4 इम्पोर्टेंट टास्क क्या थे वो हमने कल डिस्कस किए थे। फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि क्या थे वो 4 इम्पोर्टेंट टास्क। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग जो कमेंट्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और उस चीज़ से आपको भी फ़ायदा मिलेगा, आपका भी रिवीजन होता रहेगा। हम लोग प्लानिंग कमीशन की बात कर रहे थे। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो हम एक सोशलिस्ट इकोनॉमी थे और उस समय मार्च 1950 के अंदर हमने प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया था। इसके 4 इंपॉर्टेंट गोल हुआ करते थे, 4 इंपॉर्टेंट टास्क थे। पहला था इसका टास्क कि इफेक्टिवली यूटिलाइज कैसे करना है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। ये सेशन आज का जो है कंपैरेटिवली छोटा रहेगा, ठीक है, जिसमें हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे आज बस, जिससे कि हम जो कल है उस एक फ्रेश टॉपिक को पढ़ सकें। तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज था। नेक्स्ट अपना ये था कि 5 ईयर प्लान्स को बनाना है, ठीक है, प्रिपेयर करना है 5 ईयर प्लान्स अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि हर 5 ईयर प्लान का, हर पंचवर्षीय योजना का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, वो उसके लिए मैं आपको टेबल भी बनवाऊंगे तो आपको जल्दी से वो याद भी रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और इसको आप एक फिलर मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं जब आपको मिक्स्ड इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा इसका काम था कि कोऑर्डिनेट करना है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स, ये भी आपको याद होगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में कोऑर्डिनेट करना है और कोऑर्डिनेट करके क्या करना है, ये जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। भाई आपने प्लान बना लिए लेकिन उनको अलग अलग स्टेट्स में एग्जीक्यूशन के लिए आपको कोऑर्डिनेशन स्टेट गवर्नमेंट के आपको पूरा का पूरा कोऑपरेशन चाहिएगा। फिर इसके बाद में आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है। क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं, जो आपके 5 ईयर प्लान्स हैं उनकी अलग अलग स्टेजेस को देखना है, स्टेजेस के हिसाब से आपको रिसोर्स एलोकेशन करना है। ये सारे के सारे काम आपका प्लानिंग कमीशन देखता था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे 5 ईयर प्लान्स आते गए और जब 5 ईयर प्लान्स आते गए तो हमने देखा कि हमारी जो इकोनॉमी थी पहले सोशलिस्ट थी और सोशलिस्ट होने के साथ साथ धीरे धीरे हम मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़े। और जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए नई ये हम कैसे आगे बढ़े, थ्रू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कौन सी थी, कोई बता सकता है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी अपनी एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1991, ठीक है, जो कि मनमोहन सिंह जी लेके जाए थे जब वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे 1991। ठीक है, तो ये आपका क्या था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू हम लोग सोशलिस्ट से मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़े। अब होता क्या है कि धीरे धीरे जब ये सब हो रहा था, ठीक है जी, जब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हो रही थी क्योंकि इंडिया जो है क्या कर रहा था, एक डेवलपमेंट के पाथ को आगे बढ़ रहा था और इस मिक्स्ड इकोनॉमी को ही कहा गया पाथ ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, पाथ ऑफ डेवलपमेंट। ये पाथ ऑफ डेवलपमेंट क्यों कहा गया, उसके पीछे का कारण ये था क्योंकि इसके अंदर हम बात करते हैं एक ऐसे सिस्टम की जो कि कैपिटलिस्ट भी था प्लस सोशलिस्ट भी था। ठीक है, कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट सिस्टम था। ये एक ऐसा सिस्टम था
जो कि दोनों ही विचारधाराओं को लेके चल रहा था, इसीलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कहा गया है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट करता है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इट प्रोटेक्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी, याद रखिएगा, ठीक है, एंड अलाउज अ लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, मतलब कंप्लीट इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं देता जैसे कि कैपिटलिज्म में होता है, एक सर्टेन लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम यहाँ पे मिलता है। जैसे कल मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी बताया था मैक्रो डिसीजन और माइक्रो डिसीजंस के बारे में। तो मैक्रो डिसीजंस, छोटे छोटे डिसीजंस, वो आप ले सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट जो कंपनीज हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि क्या कि भाई आपको यूज़ ऑफ कैपिटल कैसे करना है, ठीक है, ये आप अपना खुद डिसाइड कर सकते हैं, इसमें स्टेट को इंटरफेयर नहीं करेगा। आपको क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, अपने कितने वर्किंग आवर्स रखने हैं, कितने वेजेस आपको देनी है, ये सब आप कर सकते हो। बट ये जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है ये अलाउ करता है साथ के साथ गवर्नमेंट्स को कि अगर सरकार को लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है, कहीं कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सरकार के दखल देने की ज़रूरत है, तो इट अलाउज गवर्नमेंट टू इंटरफेयर ऑल्सो, कि आपके उन सर्टेन चीज़ों के अंदर भी जिनमें आप, जैसे जीएसटी है, ठीक है, जीएसटी कितना लगेगा, कहाँ लगेगा, आपका कितना इंपोर्ट होगा, कितना एक्सपोर्ट होगा, गवर्नमेंट इन सब चीज़ों में भी क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है। इट अलाउज गवर्नमेंट टू इंटरफेयर इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो। तो ये सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इन द टेलीग्राम चैनल। इसका जो आज के टॉपिक जो कंप्लीट हो जाएगा, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टॉपिक बाय टॉपिक, और जब ये पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी तो कंप्लीट यूनिट के भी नोट्स आपको एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को क्यों इंटरफेरेंस करने के लिए अलाउ करता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, क्योंकि वो जो सोशलिज्म की भावना है जो हमारे प्रियम्बल में भी लिखी हुई है, उस सोशलिज्म की भावना को पूरी तरीके से ख़त्म ना किया जाए, वो जो हमारा फंडामेंटल है, बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा। तो इस इंटरफेरेंस के थ्रू हमारी जो सरकार है, हम लोग क्या कर सकते हैं, टू अचीव दी सोशल एम्स, हमारे जो देश के सोशल सामाजिक एम्स हैं उनको अचीव करने के लिए हमारी सरकारें जो हैं क्या कर सकती हैं, हमारे इस तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम में इंटरफेयर भी कर सकती हैं। दूसरे तरफ अगर हम देखें तो इंडिया जो है प्राइवेट बिजनेस को भी एंकरेज कर रहा है, यानी कि कैपिटलिज्म को भी एंकरेज कर रहा है, इंडस्ट्रीज को भी एंकरेज कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें तो धीरे धीरे फुल कंट्रोल जो है जा रहा है प्राइवेटाइजेशन की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रिंसिपल्स के तौर पे बात करें तो प्रिंसिपल्स के तौर पे अभी भी हम सोशलिस्ट हैं। अगर हम बात करें कि अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ की, स्टेट जो है हमें यहाँ पर एज एन एंटरप्रेन्योर भी देखने के लिए मिलता है। स्टेट जो है हमारा, मैंने कल आपको ये भी बताया था कि स्टेट क्या है, कैसे होता है। स्टेट जो है यहाँ पर क्या करता है, एक्टेड एज एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एक्टेड एज एन एंटरप्रेन्योर। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारी सरकार ने ही क्या किया, हमारी सरकार ने ही क्या करी, सेटअप करी हैवी इंडस्ट्रीज। भाई तब तो कोई पूंजीपति नहीं था जिसने आके, मतलब टाटास के अलावा किसी ने ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा बड़ी कोई हैवी इंडस्ट्रीज सेटअप करी हों। तो जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि स्टील एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टील इंडस्ट्री हो गई, एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हमारा सरकार ने ही किया था। सरकारी संस्थाएं थी, सरकारी इंस्टीट्यूशंस थे, सरकारी इंडस्ट्रीज थी। तो ये सब जो है स्टेट ने किया। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब बैंक्स, जैसे हम बात करें, एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ तो बैंक्स भी इसका एक एग्जांपल है। बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, ठीक है, ये सबसे पहले किसने किया था, इंदिरा गांधी जी ने किया था। रेलवेज और जो पोस्टल सर्विसेज हैं वो भी नेशनलाइज्ड थी। तो सब कुछ जो है आप कह सकते हैं एक तरीके से सारा का सारा कम्युनिकेशन, सारी की सारी अर्थव्यवस्था, वो सब नेशनलाइज थी, यानी कि सरकारी माध्यम से चलती थी। ये सब का सब पब्लिक सेक्टर का पार्ट हुआ करता था। जब सरकार ने 1950s के अंदर अपनी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी अपनाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सरकार ने क्या किया
कि प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, आज की डेट में इसी को हम मतलब आज की डेट में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया बाय नीति आयोग, तो उसको भी हम करेंगे। पहले हमें समझना है कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद किस तरीके से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारी प्रायोरिटी थी क्या? हमारी प्रायोरिटी थी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारी प्रायोरिटी थी कि हम जो है क्या करें, अपने देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आए, इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करें, जिससे क्या हो, लोगों को जॉब्स मिल सके, टू क्रिएट जॉब्स। क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो एग्रेरियन सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंट थी, तो जॉब्स के लिए एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर क्रिएट हों। राइटिंग के साथ थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। ये जो है सारी चीज़ों के लिए हमने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश करी। तो इसके लिए फिर हमने क्या प्रिपेयर किया? हमने प्रिपेयर किए 5 ईयर प्लान्स। अब जब हम 5 ईयर प्लान्स की बात करते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं की बात करते हैं, तो 5 ईयर प्लान्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्या था? जब हम 5 ईयर प्लान्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें मिलता है क्या? रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स की जब हम बात करते हैं तो रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि रिसोर्स हमारे पास बहुत लिमिटेड थे उस समय, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, अपनी जो पॉलिसी मेकिंग है वो किस दिशा में लगानी है, ये सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो इनिशियल फेज में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, अगर आप ये कहें तो सबसे ज़्यादा हमने फोकस किया क्रिएशन ऑफ लार्ज, आप कह सकते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, क्रिएशन ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल स्टेट ओन्ड। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपने कभी ना कभी इकोनॉमिक्स या किधर ना किधर इधर उधर पढ़ी होंगी, उनको सब अभी हम रिकलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो है ये हमारा प्राइमरी फोकस हुआ करता था। क्यों? क्योंकि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज हैं, यानी कि जिनको हम पब्लिक एंटरप्राइज कहते हैं, जिनको हम बोलते हैं पब्लिक एंटरप्राइज, वो पब्लिक एंटरप्राइज के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जब हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि सरकार का एक जो गोल है, कौन सा गोल? गोल ऑफ गवर्नमेंट क्या था उस टाइम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गोल ये था कि हम एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी जनरेट करें। क्या जनरेट करें? सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, यानी कि हर चीज़ अगर सरकार के अंडर रहेगी तो वो उसके ऊपर सभी का समान हक होगा, प्राइवेट नहीं होगा, ठीक है। तो जो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी इस्टेब्लिश करने का गोल था हमारा, वो पब्लिक, इसीलिए हमने बैंक्स को नेशनलाइज किया, इसीलिए हमने रेलवे को, पोस्टल सर्विसेज को, ये सब पब्लिक सेक्टर के अंदर आते थे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इन सारी संस्थाओं का जो यूज़ हो वो डेमोक्रेटिक तरीके से हो, ठीक है, बाय यूजिंग डेमोक्रेटिक मेथड, इसका जो लाभ है वो सबको पहुंचाया जा सके, ठीक है। इससे जो है कंट्री के जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, ठीक है, टू इंक्रीज कंट्रीज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, और जो कंट्री के प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं वो किसके तहत इंक्रीज हों? अंडर पब्लिक ओनरशिप। और पब्लिक ओनरशिप का मतलब क्या है? कि उन पे सभी लोगों का समान हक हो, ठीक है। जैसे बिजली है तो सबके लिए समान, रेलवेज है तो सब यूज़ कर सकते हैं, पोस्टल सर्विसेज हर कोई यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये पब्लिक एंटरप्राइजेस का गोल था। पब्लिक एंटरप्राइजेस क्रिएट करने के पीछे का जो मकसद था वो ये था कि पब्लिक ओनरशिप बढ़ाई जा सके, जिससे कि हम एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को अचीव कर सकें। ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को सक्सीड कराना बहुत ज़रूरी था। ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है इसको सक्सीड कराना ज़रूरी था। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री मेजर्स भी लिए, जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को ट्रेड प्रोटेक्शन दिया गया। इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान को टू बी सक्सेसफुल,
यहाँ पर वेरियस मीजर्स को हमने अपनाया, और जब हम वेरियस मीजर्स की बात करते हैं, वर टेकन प्लेस, टेकन इनटू कंसीडरेशन, कुछ भी लिख सकते हो आप। अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो मेरे साथ तो ज़्यादा अच्छा है, रनिंग नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा फ्यूचर के लिए। तो वेरियस मीजर्स वर टेकन इनटू कंसीडरेशन, लाइक पहला मीजर कि बहुत ज़्यादा ट्रेड प्रोटेक्शन दिया गया, कि जो हमारे यहाँ चीज़ें बन रही हैं हम उन्हीं को यूज़ करेंगे, जिससे क्या हो कि जो ग्रोथ है वो कंपटीशन के चक्कर में पीछे ना हो जाए, ठीक है। तो ताकि क्यों प्रोटेक्शन दिया गया, सो दैट ग्रोथ वॉज नॉट हैम्पर्ड बाई कॉम्पिटिशन, ठीक है। ये बात अगर आपको समझ में आती है कि हम अपनी चीज़ों को ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अपने यहाँ बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, हमें ट्रेड प्रोटेक्शन हमने यहाँ पर दिया है, जिससे क्या होगा कि जो हमारा फॉरेन जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके थ्रू जो कंपटीशन हमें मिलता है वो नहीं होगा, तो हमारे यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं वो फायदे में रहेंगे, ठीक है। तो ये कंपटीशन कहाँ से आ रहा था, फ्रॉम मोर एफिशिएंट फॉरेन प्रोड्यूसर्स, ठीक है जी। पहला तो ये किया गया इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। अब दूसरा क्या हुआ, यहाँ पर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम भी लेके आया गया। अब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम में क्या हुआ, मैं बस आपको बता देती हूँ, बाकी ये सब आपके नोट्स में मैंने लिखा हुआ है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज धीरे धीरे खुल रही थी, ठीक है, उनको बोला गया कि वो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि नेशनल प्लानिंग कमीशन ने उनके लिए एक लिमिट सेट करी हुई थी, जस्ट बिकॉज हम उस समय सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो कर रहे थे। इस सिस्टम के अंदर जितनी भी प्राइवेट फर्म्स हैं वो एक सर्टेन साइज से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो द सिस्टम रिक्वायर्ड ऑल प्राइवेट फर्म्स बियॉन्ड अ सर्टेन स्मॉल साइज टू ऑब्टेन अ लाइसेंस, यानी कि इनको ये भी बोला गया कि अगर आपको लाइसेंस चाहिए, अपने लिए इंडस्ट्री का लाइसेंस चाहिए, तो आपको ये पर्टिकुलर इतने यूनिट तो आपको प्रोड्यूस करने ही होंगे। तो एक कैप भी लगा दिया कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, यानी कि जो प्रोडक्शन है उसका मिनिमम कितना होना चाहिए और उसका मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो ये एक मिनिमम और मैक्सिमम इतना होना चाहिए मान लीजिए, और मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा और मैक्सिमम से कम, तो एक कैपिंग लगा दी लाइसेंस अचीव करने के लिए, जिससे क्या है कि जब भी वो अपनी इस कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के बारे में सोचें, जब भी वो नए प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के बारे में सोचें, जब भी वो अपने इनपुट मिक्स को चेंज करने के बारे में सोचें, अपने इंपोर्ट को बढ़ाने के बारे में सोचें, या फिर अपने प्लांट को रीलोकेट करने के बारे में सोचें, अपने प्लांट्स को, तो ये जो लाइसेंस सिस्टम है इसके अंतर्गत ही वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, इससे बियॉन्ड नहीं कर सकते। ये करने से क्या फ़ायदा होगा कि सरकारी कंट्रोल बना रहेगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि सरकारी महकमे जो हैं वो भी इफ़िशिएंटली काम कर पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट अपना जो है अपनी वैल्यू अचीव करने के लिए, अपना कॉस्ट प्राइस अचीव करने के लिए अपना सेलिंग प्राइस अलग रखेगा, और सरकारी प्रोडक्शन का जो सेलिंग प्राइस है वो डिफरेंट होगा। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये प्राइवेट सेक्टर को एक सरकारी कंट्रोल के अंतर्गत रखने के लिए किया गया। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। पहला पॉइंट है ट्रेड प्रोटेक्शन और दूसरा पॉइंट है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम। इसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे 5 ईयर प्लान्स आते गए, और फिर 1990s में हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। अभी हम एक एक करके सारे 5 ईयर प्लान्स को भी देखेंगे। ये सारे 5 ईयर प्लान्स के बाद में हमने देखा कि अर्ली 1990s में हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने से पहले सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के अंडर था, लेकिन अब जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो इसने जोर दिया, इट स्ट्रेस्ड ऑन 3 मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट इज लिबरलाइजेशन, सेकेंड इज प्राइवेटाइजेशन,
जो कि अभी तक चल रहा है, एंड थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये तीन चीजें इसलिए करी गई जिससे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया के लिए ओपन हो जाए, हमारे देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ज़्यादा से ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजी आए, तरक्की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, ये सारी, और दुनिया के लिए हम जो हैं ज़्यादा अप्रोचेबल हो जाएं, और हमारे लिए भी दुनिया जो है ग्लोबल इकोनॉमी जो है अप्रोचेबल हो जाए। तो ये जो प्रोग्रेसिव प्राइवेटाइजेशन है, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन कैसा होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। मतलब इसमें पहले ही कहा गया है कि ऐसा प्राइवेटाइजेशन नहीं है कि सब कुछ बेच के जो है सरकार के पास पैसे आ गए और फिर हाथ झाड़ के सब कुछ खत्म कर दिया, नहीं, प्रोग्रेसिव होना चाहिए प्राइवेटाइजेशन। किसका प्रोग्रेसिव, किसका, गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज का, क्योंकि सारी की सारी अभी तक अपने को पता है कि मैक्सिमम गवर्नमेंट का कंट्रोल था। धीरे धीरे जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं या फिर जितनी भी चीज़ें, सरकार को समय समय पर अगर उनको ऐसा लगता है कि इस चीज़ को प्राइवेटाइज करने से देश में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं, तो सरकार उनको क्या कर सकती है, प्राइवेटाइज कर सकती है। और क्या कर सकती है, सरकार अपने अंडर जितनी भी इंडस्ट्रीज आती हैं उनको डी कंट्रोल कर सकती है, यानी कि उनसे अपना कंट्रोल कम कर सकती है। तो डी कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रीज ये भी कर सकती है। सरकार स्ट्रक्चरल चेंजेस भी कर सकती है, ये भी कहा गया है इसके अंदर कि आप स्ट्रक्चरल चेंजेस भी कर सकते हैं इन दी इकोनॉमी। जैसे कि हमारी इकोनॉमी पहले सोशलिस्ट थी, फिर क्या हो गई, स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, अब कैसी हो गई, मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई। तो इकोनॉमी के अंदर भी चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, हम एफडीआई लेके आने लग गए, हमने ग्लोबलाइजेशन शुरू कर दिया, स्टेट कंट्रोल कम कर दिया, एक्सपोर्ट, हमारी जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होगी। ठीक है, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे था ट्रेड प्रोटेक्ट, पहले हम ट्रेड को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अभी क्या है, अभी हम एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और धीरे धीरे सरकार चाहे, पहले क्या है, हर चीज़ के लिए जो भी नया बिजनेस ओपन होता था तो उसके लिए सब्सिडीज़ वगैरह काफ़ी मिलती थी, धीरे धीरे एलिमिनेट कर रहे हैं हम, एलिमिनेशन और रिडक्शन ऑफ, आई थिंक इससे सी सेट में भी ये आया था, रिडक्शन ऑफ सब्सिडीज़ वाला कुछ तो आया था इस बार। तो सब्सिडीज़ को हम जो है क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं या फिर एलिमिनेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे चेंजेस जो हैं डेवलपमेंट की अप्रोच की तरफ आगे लेके जाएंगे हमारी इंडियन इकोनॉमी को, जिससे कि हम सोशलिस्ट पाथ पे तो रहेंगे, फंडामेंटल हमारा वही रहेगा, लेकिन हम कैपिटलिज्म की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर इकोनॉमी की प्लानिंग के अंदर थी। अब एक बार स्लाइड से देख लेते हैं इसको। ये सब हम कल पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपको आज पढ़ाया है अभी तक, सोशलिस्ट पाथ एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, फुल कंट्रोल, ऑलमोस्ट फुल कंट्रोल हमारा स्टेट का हुआ करता था, स्टेट एक्ट करती थी एंटरप्रेन्योर की तरह, हैवी इंडस्ट्री सेटअप करी, स्टील और ये सब किया। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हमें चाहिए तो हमें 5 ईयर प्लान्स जो है हम लोग लेकर आए। इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर हमने सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी की रखी सबसे पहले, पब्लिक ओनरशिप के लिए हमने बात करी सबसे पहले, फिर धीरे धीरे हम जो है यहाँ पर एश्योर करना चाहते थे क्या कि इस 5 ईयर प्लान को, जितने भी 5 ईयर प्लान है उनकी सक्सेस हो, उसके लिए हमने क्या किया, 2 तरीके की चीज़ें करी। पहले हमने ट्रेड प्रोटेक्शन दिया और दूसरा हम इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम लेके आए। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। फिर हमारा क्या आया, 1990s में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। इसने जोर दिया 3 चीज़ों के ऊपर। इसने जोर दिया कि हम इंडियन इकोनॉमी को पुश करें। कहाँ से पुश करें, सोशलिस्ट पाथ से पुश करके कहाँ लेके जाएं, कैपिटलिस्ट की तरफ लेके जाएं, लेकिन फंडामेंटल अभी भी क्या रहेगा, सोशलिस्ट ही रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5 ईयर प्लान्स को देख लेते हैं, बाद में रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट तो हमें अगले चैप्टर में भी पढ़ना है वैसे भी। तो प्लानिंग जब हम कर रहे थे तो हमने इंडिपेंडेंस के बाद ही 1950s में जब प्लानिंग कमीशन शुरू किया, तो उसके बाद हमने पाया कि हमारी कमीशन के कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनको बेसिक ऑब्जेक्टिव थे उनके, कि प्रायोरिटीज़ क्या थी, पहले वो सेट कर लें, बैलेंस बना के चलें हमारे रिसोर्सेज के और उनके एलोकेशन के बीच में। फिर हमारा मटेरियल, कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स क्या है, उसको टाइम टू टाइम असेसमेंट करते रहें कि हमारे पास कितने मटेरियल रिसोर्सेज हैं, कितने कैपिटल है, कितने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज अगर बोले तो जनसंख्या को बोलते हैं, जो कि अपने देश की इकोनॉमी में योगदान दे रही होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, जिससे कि हम क्या कर सकें, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रिटार्ड कर सकें। इन सब चीज़ों की स्क्रूटनी जो है केयरफुली करी गई बाय द प्लानिंग कमीशन, और धीरे धीरे उन्होंने जो है
पहला मतलब हर ईच एंड एवरी 5 ईयर प्लान के अंदर हमारे जो फोकस है वो धीरे 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 बदलता गया, लेकिन इस फोकस का जो मेन बेस था वो 3 चीज़ें थी। पहला हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा इक्वलिटी लेके आनी है, और तीसरा सबके साथ में सोशल जस्टिस होना चाहिए। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी थी उस समय वो ग्रोथ ओरिएंटेड तो थी ही, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, क्योंकि वो बात करती थी इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस की। ये तो था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जिसमें मैंने आपको ट्रेड प्रोटेक्शन एंड ये 5 इंडस्ट्री लाइसेंसिंग सिस्टम वगैरह बताया। सेकंड प्लान के अंतर्गत क्या हुआ, पहला जो प्लान आया था वो 1950 से 1955 का था, ठीक है, और सॉरी 51 से 55, 5 साल। फिर जो सेकंड प्लान आया वो 2 फेजेस में आया, 56 से 57 और 60 से 61। तो सॉरी मतलब 56 57 यानी कि ये अपना इकोनॉमी की ईयर है, और यहाँ से ये 5 साल का, ठीक है। इसका मेन काम क्या था, अब आपको करना क्या, आप चाहें तो एक टेबल भी बना सकते हैं जिसमें आप लिखेंगे यहाँ पे सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5, इधर आप ईयर लिखेंगे और इधर आप उसका ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। ऐसे 3 आप लाइन कॉलम्स बना लें और उसमें आप लिखना चालू कर दें। अदरवाइज यहाँ तो लिखा ही है, ऐसे लिखोगे तो आपके शॉर्ट नोट्स इजीली याद होने लग जाएंगे आपको। सेकंड प्लान जो था, पहले प्लान में हमने 2 चीज़ों की बात करी थी, ट्रेड प्रोटेक्शन एंड दी सेकंड वन इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम। सेकंड प्लान के अंदर हम बात करते हैं अचीवमेंट ऑफ अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, ये भी मैंने आपको बताया था। थर्ड प्लान के अंदर हम बात करते हैं सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ की तरफ, जिसको आज की डेट में सेल्फ रिलायंस बोल के मार्केट किया जा रहा है, आत्मनिर्भर। तो यहाँ पर क्या था, सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ, ठीक है। हमें क्या करना था, सिक्योर करनी थी एक मेजर एडवांस सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो कि 69 से शुरू हुआ था और 73 74 तक गया था, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उसके टाइम पर यहाँ पर बात हुई कि हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, हम इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट करेंगे, ठीक है जी। ये चीज़ें तो अभी तक जितना हमने पढ़ाया अब आपको दिख रहा होगा कि इनिशियल जो 1990s तक के आपके 5 ईयर प्लान थे उनमें यही सारी चीज़ें बातें कही गई हैं। फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है उसका ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंस को अचीव करना, वही आत्मनिर्भरता को अचीव करना, अडॉप्ट करना। तो आप कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पर ये सेल्फ रिलायंस का पहले ही मतलब महात्मा गांधी जी ने तो दिया ही था, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर भी जो 5 ईयर प्लान आया था उसमें ये सेल्फ रिलायंस की बात कही गई थी। फिर यहाँ पर हमने देखा कि कंजम्पशन स्टैंडर्ड जो है लोगों का वो भी बढ़ाएंगे, बिलो द पावर्टी लाइन को जो है इम्प्रूव करने की बात कही गई। ये वही समय है जिस समय ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत के अंदर आया था 1960s के अंदर, और उसके बाद में जो है हम आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहे थे। सिक्स्थ प्लान की अगर हम बात करें तो सिक्स्थ प्लान इवेल्युएट करता है भारत की अचीवमेंट्स को और भारत की जो शॉर्ट कमिंग्स रह गई हैं, यानी कि जो चीज़ हम अचीव नहीं कर पाए हैं उन चीज़ों को, यानी कि इस पूरे के पूरे प्लान ने क्या किया कि जितने पुराने प्लान्स थे, पुराने 5 प्लान्स, उनको इवेल्युएट किया कि क्या क्या हमने अचीव कर लिया है और क्या क्या अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए हैं, जो कि हमारे पिछले 5 प्लान्स के अंदर बात कही गई थी, ठीक है। जैसे कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, ये हमेशा से ही हर सरकार का एम रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं कह सकते कि भारत एक कंप्लीटली पॉवर्टी फ्री कंट्री है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो 7th प्लान आया, 7th प्लान के अंदर हमने फूड ग्रेन प्रोडक्शन को यहाँ पर इम्पोर्टेंट फोकस रखा कि हमें फूड ग्रेन प्रोडक्शन में और ज़्यादा ग्रोथ लेके आनी है, जिससे कि हम सेल्फ रिलायंट तो बने ही फूड सिक्योरिटी में, बल्कि दुनिया को जो है हम लोग फूड सप्लाई करें। हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे, सेल्फ रिलायंस की और सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे। अभी तक आप देखेंगे कि यहाँ पर सोशल जस्टिस, अभी तक आप देखेंगे प्राइवेटाइजेशन वगैरह की कोई बात नहीं हुई है। फिर देन केम दी गेम चेंजर 8th 5 ईयर प्लान। 8th 5 ईयर प्लान जो है जब आया तो उसने पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दिया काफ़ी सारी पॉलिसीज़ का, जो कि ज़रूरत थी, क्योंकि उस समय हमारे देश में एक प्रॉब्लम चली थी, बीओपी क्राइसिस। बीओपी क्राइसिस जिसको आप बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बारे में भी बोलते हैं, जहाँ पर हम कैपिटल और करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे काफ़ी ज़्यादा हो गए थे और इस वजह से हमें देश के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। अब अगर हम अपने देश को ग्लोबलाइज नहीं करते, काफ़ी ज़्यादा दुनिया ग्लोबलाइज हो गई थी, अगर हम नहीं करते तो हम काफ़ी पीछे छूट जाते। देश के अंदर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा था, तो 1990 और 91 के दौरान जब कोल्ड वॉर का एंड हुआ, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसी समय हम यहाँ पर एक पॉलिसी लेके आए। इस पॉलिसी का एम ये था कि देश की जो जीडीपी है उसको 7.5% तक लेके जाएंगे, एनुअल ग्रोथ रेट जो है, ठीक है। ये ग्रोथ रेट जो है हमने अचीव करने के बारे में सोचा, और इस ग्रोथ रेट को अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या थी, प्राइस स्टेबिलिटी लाने की, यानी कि इन्फ्लेशन को कम करने की।
इम्प्रूवमेंट करने के किस में, कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा डेफिसिट देखने के लिए मिल रहा था। तो इसलिए हमने शुरू किया एलपीजी रिफॉर्म्स। 9th प्लान आया तो अब आपको धीरे धीरे मिलेगा कि हम यहाँ पर एग्रीकल्चर को और रूरल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देने लगे। धीरे धीरे हमने यहाँ पर ग्रोथ रेट जो है बढ़ा दिया, किसका, स्टेबल प्राइसेस का, स्टेबल प्राइसेस की, और स्टेबल प्राइसेस के साथ साथ हमारा ग्रोथ रेट भी बढ़ने लगा। अब हम बात कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी की, तो बात हम कर ही चुके थे पहले। अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की, यानी कि फूड सिक्योरिटी तो हो ही, सबके पास खाने के लिए तो हो ही, लेकिन जो खाना वो खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन भी हो। यहाँ पर हमने पॉपुलेशन रेट के बारे में हमने बात करी कि किस तरीके से हम अपनी पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को कंटेन कर सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं, लिमिट में रख सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं लोगों के पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी को, लाइक दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, 10th 5 ईयर प्लान आया, इसमें हमने 7.5 से बढ़ाकर, पहले हमने क्या था 8th 5 ईयर प्लान में 7.5% जीडीपी की बात कर रहे थे, उसको हमने इंक्रीज करके 8% जीडीपी तक ले गए, और हमने कहा कि अब हम पावर्टी को भी रिड्यूस करेंगे, कितना, बाय दी 5 पॉइंट, और इंक्रीज करेंगे किसको, लिटरेसी रेट को, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो ये सारी चीज़ें हमने 10 5 ईयर प्लान्स तक लेके आई। फिर आया हमारा 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान बात करता है रैपिड और इंक्लूसिव ग्रोथ की। इंक्लूजन बहुत तरीके से होता है, जैसे कि सोशल इंक्लूजन, इकोनॉमिक इंक्लूजन, पॉलिटिकल इंक्लूजन। तो इकोनॉमिक इंक्लूजन के लिए कि बैंकिंग सिस्टम को घर घर तक पहुंचाया जाए, रूरल डेवलपमेंट किया जाए, गांव तक लोगों को जो है अवेयरनेस हो, बैंकिंग सिस्टम के अंदर उनकी भी भागीदारी हो। सोशल इंक्लूजन हो, यानी कि कास्टिज्म नहीं हो, इक्वालिटी हो, जेंडर बेस्ड नहीं हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और पॉलिटिकल इंक्लूजन यानी कि सभी की पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर भी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो एम्पावरमेंट करने के लिए आपको चाहिए एजुकेशन, और एजुकेशन के साथ साथ आपको चाहिए स्किल डेवलपमेंट। तो याद है एक क्वेश्चन आया था, स्किल डेवलपमेंट से किस तरीके से डेवलपमेंट होगा। स्किल डेवलपमेंट जो प्लानिंग है वो किस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जाएगी, वो हमारा 11th 5 ईयर प्लान एक्सप्लेन करता है। उस क्वेश्चन को हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ 11th 5 ईयर प्लान। धीरे धीरे हमने बात करी इसी में कि जेंडर इक्वालिटी को हम कम करें, जेंडर इनइक्वालिटी को हम कम करेंगे, तभी तो हम इंक्लूसिव ग्रोथ कर पाएंगे। एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी की बात करता है। फिर आता है हमारा 12th 5 ईयर प्लान। इसका आपको प्रॉपर चार्ट बनाना है, आप चाहें तो ये चार्ट बना कर टेलीग्राम में पोस्ट भी कर सकते हैं, आप मुझे दिखा भी सकते हैं कि आपने एक टेबल बनाई है। और जितने बच्चे दिखाएंगे अच्छी बात है, मुझे भी लगेगा कि मेरे जो प्रयास हैं वो आप तक पहुँच पा रहे हैं। 12th 5 ईयर प्लान बात करता है अचीव फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि जितना इंक्लूजन आप कर रहे थे उससे और ज़्यादा करना है और जल्दी करना है, फास्ट करना है। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, एग्रीकल्चर आउटपुट को और बढ़ाने की बात करी हमने। यहाँ पर अब ग्रोथ रेट की बात करी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट है उसको हम 10% बढ़ाएंगे। पहले 8 5 ईयर प्लान वो एम्फेसिस डालते हैं पब्लिक सेक्टर पे, क्योंकि तब तक एलपीजी नहीं आया था। फिर 9th पार्ट से 9th 5 ईयर प्लान से जो है आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ चुके थे, तो उसमें जो है हम देखते हैं गवर्नमेंट को एज अ ग्रोथ फैसिलिटेटर। पहले जो 8 पार्ट्स हैं, पहले जो 8 5 ईयर प्लान्स हैं, सॉरी, वो बात करते हैं हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज़ की। ठीक है, जैसे स्टील इस्पात उद्योग हो गया, कोयला उद्योग हो गया, ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सब चीज़ों की बात करता है। लेकिन 9th 5 ईयर प्लान के बाद में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि गवर्नमेंट और किस तरीके से ग्रोथ लेके आ सकती है, लाइक टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ग्रोथ लेके आ सकते हैं। आपने देखा होगा कि भारत में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है वो 1995 के बाद हुआ है, और इम्पोर्टेंटली अगर देखें तो ईयर 2000 के बाद ज़्यादा हुआ है। अब 12वां 5 ईयर प्लान तो आ चुका था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, देन केम दी मोदी गवर्नमेंट 2014 के अंदर, और 2014 के बाद में 2015 में ही उन्होंने प्लानिंग कमीशन को डिसबैंड कर दिया, और फिर लेके आए वो नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन एक जहाँ पे टॉप डाउन मॉडल हुआ करता था, यानी कि सेंटर प्लान बनाता था और स्टेट्स को अप्लाई करना पड़ता था, उस इम्प्लीमेंट करना पड़ता था उस प्लान को। वहीं नीति आयोग क्या है, एक पैरेलल अप्रोच है, जहाँ पर स्टेट और सेंटर मिल के क्या करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे। तो नीति आयोग को सेटअप किया गया ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्शनल और स्ट्रैटेजिक इनपुट्स के लिए, क्योंकि अब हर स्टेट का भी इनपुट लिया जाएगा इन दी डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि नीति आयोग को सेटअप करना एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप माना जाता है। कि प्लानिंग जो कमीशन थी, प्लानिंग कमीशन एक कमांड इकोनॉमी स्ट्रक्चर था, यानी कि सेंटर
जो है कमांड देता था कि किस तरीके की हमें प्लानिंग, डेवलपमेंट प्लानिंग करनी है। लेकिन उसके बाद अगर हम नीति आयोग की देखें तो नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह काम करता है, जहाँ पर सब लोग अपने व्यूज़ देते हैं, एडवाइजेज द सेंटर एंड स्टेट ऑन पॉलिसी मैटर्स। यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स भी जो है अपना रोल प्ले करते हैं इन दी नीति आयोग। अब नीति आयोग की बात करें तो इसने काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं, कई कुछ रिपोर्ट्स भी आती हैं नीति आयोग की, वो आपने पॉलिटी वगैरह में पढ़ी होंगी। इसके अलावा जो मेजर माइलस्टोन है अब तक की इकोनॉमिक प्लानिंग के भारत के अंदर, वो पहला माइलस्टोन है 1950 में प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश करना। दूसरा माइलस्टोन है कि भाई पहला 5 ईयर प्लान हमारा 1951 में आया था, याद रखिएगा। तीसरा प्लान है कि 2014 में जो है मेजर माइलस्टोन ये देखा कि प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया, और 2015 में नीति आयोग को नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को क्या किया गया, सेटअप किया गया। ये अब तक की इकोनॉमिक प्लानिंग के भारत के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन माने जाते हैं। इसमें एक माइलस्टोन ये भी है एलपीजी रिफॉर्म्स, जिनको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ये इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991 वाली, ठीक है। ये भी मेजर माइलस्टोन है। अब इस सब का परिणाम क्या होता है, इस सब का परिणाम आपको सोच के बताना है कि क्या हो सकता है, ठीक है। हमने सारे 5 ईयर प्लान्स भी पढ़ लिए हैं कि ये जो अपने यतेंद्र सिंह जी हैं, उनका कहना है कि डेवलपमेंटल प्लानिंग में, ठीक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रभाव आपको देखने के लिए मिलता है। भारत के अंदर जितने भी मतलब डेवलपमेंट प्लानिंग हुई है, जितने भी 5 ईयर प्लान्स आए हैं या नीति आयोग ने जितना भी कुछ किया है, उसकी वजह से भारत के अंदर जो मिडिल क्लास है वो पावरफुल हुई है, ठीक है। और मिडिल क्लास के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज आ गई हैं, रूरल इंडिया में भी और अर्बन इंडिया में। पहले इंसान 2 तरीके के होते थे, अमीर गरीब। अब मिडिल क्लास जो है वो इमर्ज हुई है, और मिडिल क्लास के अंदर भी काफ़ी कैटेगराइजेशन हो गया है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो है कि स्ट्रेटिफिकेशन, जो स्ट्रेटा है वो बढ़ गया है। ये इसके मिडिल क्लास के अंदर कौन आते हैं, सिविल सर्वेंट्स भी आते हैं, प्रोफेशनल पीपल भी आते हैं, मिनिस्ट्रियल सर्विसेज भी आती हैं, ठीक है, आर्मी भी आता है। मिडिल क्लास सर्विसेज के अंदर पुलिस सर्विसेज भी आती हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, जो ट्रेडर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो भी मिडिल क्लास में आते हैं। इसके अलावा थोड़े और ज़्यादा अमीर हो जाएं तो वो मर्चेंट कैपिटलिस्ट क्लास भी एक इमर्ज हुई है, वो भी जो है वो मतलब थी तो वो पहले से, लेकिन उसका साइज बढ़ गया है, राइजन इन दी साइज। अब हमारे यहाँ कैपिटलिस्ट लोग ज़्यादा हो गए, जैसे कि स्टार्टअप ज़्यादा हो गए, जिसका स्टार्टअप चल जाता है वो धीरे धीरे आगे जाने वाले समय में पूंजीपति बन जाता है। तो ये जो क्लास आप कह सकते हैं एक्सपेंशन हुआ है, ये हमारे यहाँ डेवलपमेंट प्लानिंग की वजह से ही हुआ है। और क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट प्लानिंग नहीं करते तो क्या इतने स्टार्टअप्स आज चल रहे होते, क्या इतने लोग सोच भी पाते कि हम लोग बिजनेस चालू करेंगे, तो क्या ये डेवलपमेंट हो पाता जो हुआ है, नहीं हो पाता। तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास बहुत अलग अलग तरीके की हो गई हैं। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हसल करके यानी कि मेहनत करके, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करके उस पोजीशन को अचीव करने की कोशिश में आज भी लगे हुए हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे नेशनल इकोनॉमी को एक न्यू हाइट तक ले जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मर्चेंट कैपिटलिस्ट क्लास है वो एक प्रोडक्ट की तरह काम कर रही है। किस चीज़ का प्रोडक्ट है ये, हाँ जी, किस चीज़ का प्रोडक्ट है ये? प्रोडक्ट है एक कॉन्ट्रैक्टर कॉमर्स सेक्टर का। भारत के अंदर जो एक कॉमर्स सेक्टर इमर्ज हुआ है, यानी कि ट्रेडिंग वाला। पहले क्या था, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बहुत थी, ठीक है, जब हमारे यहाँ हैवी इंडस्ट्रीज थी तो मैन्युफैक्चरिंग थी। अभी हमारे यहाँ एक ट्रेडिंग, जब से हमारा ये एलपीजी रिफॉर्म्स आए हैं तब से हमारे यहाँ ट्रेडिंग कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ गई है। मतलब आप कह सकते हैं मशरूम्ड हो गई है। मशरूम मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाना। और ये जो क्लास है ये बहुत ही छोटी कैपिटल से शुरू करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ का ट्रेडिंग करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड का मतलब ये सब चीज़ें करना, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाना। धीरे धीरे आप देखें तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड भी कर जाते हैं। कई जगह पे ये भी देखा गया है कि इनका ब्लैक मार्केट इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा वो होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट इकोनॉमी जिसको बोलते हैं। तो इनके कनेक्शन वहाँ पर भी हो जाते हैं ट्रेडर्स के। एंड सम सेक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक एलिट्स। तो इन सब का जो है मिला जुला प्रोडक्ट है मर्चेंट कैपिटलिस्ट क्लास। इन सब का मिला जुला प्रोडक्ट है मर्चेंट कैपिटलिस्ट क्लास। नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई गवर्नमेंट आती है, हर गवर्नमेंट की विचारधारा अलग होती है, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होते हैं, जुडिशियल प्रोसीजर्स चेंज होते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए ई कोड्स आ गए हैं, नई नई चीज़ें जुडिशरी में भी आती रहती हैं। एजुकेशन के तरीके बदल जाते हैं, नई कल्चरल वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें अंग्रेज़ों ने भी लेके आए, और फिर जब भारत आज़ाद हुआ तो तब भी आई। भारत जब आज़ाद हुआ तो हमने अपने पुराने स्ट्रक्चर को चैलेंज किया, धीरे धीरे हम एक नए स्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
नो डाउट इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर हमने कई बार कास्ट और क्लासेस के बीच में क्लैशेस देखे हैं, ठीक है, कन्फ्रंटेशन देखे हैं, कॉन्फ्लिक्ट देखे हैं। और कोई भी प्रोसेस होता है ना, कोई भी प्रोसेस, चाहे वो डेवलपमेंट प्रोसेस हो या कोई भी अदर प्रोसेस हो, फ्रिक्शन इज ऑलवेज देयर। फ्रिक्शन मीन्स कि एक चीज़ है जो आगे बढ़ना चाहेगी और दूसरी चीज़ है जो उसको रोकना चाहेगी, ठीक है। फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि आप कार चला रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, आप एक कार चला रहे हैं, आप रोड पे चला रहे हैं, तो रोड और ये जो टायर के बीच में क्या लगता है, घर्षण लगता है ना, फ्रिक्शन लगता है। कार आगे बढ़ना चाहती है, ठीक है, और रोड जो है उसको रोकेगी, फ्रिक्शन लगाएगी, एक अपोजिट फोर्स लगाएगी, लेकिन फिर भी कार आगे बढ़ती है। क्यों बढ़ती है आप बता सकते हैं? क्योंकि उसकी जो आगे बढ़ने की गति होती है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन बोलते हैं ना त्वरण को, एक्सेलरेशन होता है वो ज़्यादा होता है। यानी कि किसी चीज़ में, किसी समाज के अंदर यदि आगे बढ़ने का जज्बा यदि ज़्यादा होगा तो भले ही कितना भी फ्रिक्शन लगे, लेकिन वो समाज आगे बढ़ेगा, डेवलप होगा। और ये जो फ्रिक्शन है वो समाज में किस रूप में लगता है? ये फ्रिक्शन लगता है इन फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। समाज में अलग अलग तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, चाहे वो कास्ट के लिए हों, चाहे वो दो अलग अलग डिफरेंट क्लासेस के बीच में हों, चाहे वो एथनिसिटी के बीच में हों, ठीक है, चाहे वो किसी भी और रूप में भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंस हमको योगेंद्र सिंह बताते हैं, और योगेंद्र सिंह ने ये चीज़ें हमें बताई हैं कि मर्चेंट कैपिटलिस्ट क्लास इसी का एक प्रोडक्ट निकल के आया है। इसके बाद में कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि जो कॉन्सेप्ट है किस चीज़ का, कल्चर लैग का, कि हम अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं, हमारी पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन के बीच में कल्चरल लैग है, ये भारत के अंदर बहुत रिलीवेंट है। क्यों? क्योंकि हम एक प्रगतिशील देश हैं, और जब प्रगति होती है तो कुछ न कुछ चीज़ें हमें सोशल कंटिन्यूटी के रूप में आगे लेके चलनी पड़ती हैं, और लेकिन कुछ चीज़ें हमें सोशल चेंज के रूप में बदलनी भी पड़ती हैं। तो हमेशा हम ये देखते हैं कि सोशल कंटिन्यूटी, जिसको कि हम कह सकते हैं हम अपने कल्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं, और एक सोशल चेंज, ये दोनों चीज़ें आपस में जो है समाज के अंदर पैरेलली चलती रहती हैं। और जब एक दूसरे पे भारी पड़ता है, यानी कि जब सोशल चेंज जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है सोशल कंटिन्यूटी से, तब हमें देखने के लिए मिलता है क्या? कल्चरल लैग। तो मॉडर्नाइजेशन के भी अपने कुछ नुकसान हैं, ठीक है, वो सब हम देखेंगे। ओपनली लोगों को यहाँ पर जो है मार दिया जा रहा है, लोग घूमते हैं गलियों में और वहाँ पर लोग दूसरे लोगों को मार रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। इट इज़ कल्चरल लैग, ठीक है। और ये आज के इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रिलीवेंट भी है, आप देख भी रहे हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि भारत के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए हैं। इवन रूरल और अर्बन इंडिया के अंदर भी आपस में कल्चरल लैग और कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए हैं। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, कास्ट की हों चाहे रिलीजन की हों, ये रैशनल नहीं हैं, ये इनकॉम्पिटेबल हैं, ये पैरेलली उस तरीके से नहीं बदल पा रही हैं, इनके बीच में लॉजिकलिटी कम है, मोबिलिटी भी कम हो रही है कास्ट के अंदर देखें तो। और यहाँ पर आप देखें तो इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटी, ये भी अभी हम देख रहे हैं कि ये भी इनकॉम्पिटेबल है, ठीक है। ये जो एक्टिविटीज़ ऑफ कास्ट हैं वहाँ पर आप इनकॉम्पिटेबल फील करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो मोस्टली कास्ट के ऊपर ही, रीजनलिज्म, रिलीजन, कास्टिज्म, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर चलती है। गिने चुने 4-5 मुद्दे होते हैं जिनको जो है हर भाषण के अंदर दोहराया जाता है। तो ये इनकॉम्पिटेबल है ग्रोथ को लेके, तो डेवलपमेंट इनसे तो नहीं हो सकता है। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इस टॉपिक में हमने डेवलपमेंट पढ़ा, सोशल चेंज पढ़ा, प्लानिंग पढ़ी, मॉडर्नाइजेशन पढ़ा, इसमें हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ा, प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ा, नीति आयोग के बारे में पढ़ा, और योगेंद्र सिंह ने क्या बोला है कॉन्सिक्वेंसेज में वो पढ़ा। तो ये पूरा टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। अब इस टॉपिक के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेंगे। रही बात रूरल डेवलपमेंट की, तो जब हम एक नेक्स्ट यूनिट करेंगे तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट को भी कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों ज़रूरी होती है, डेवलपमेंटल प्लानिंग क्यों ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन आया है, एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, एंड एनालाइज इट्स प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट्स। आप कोशिश करिएगा इसको करने की,
नेक्स्ट सेशन में मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखाऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्या है डेवलपमेंट प्लानिंग, इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है, इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कास्टिज्म वगैरह अभी भी है, क्या इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं। आप सर्च करना, बुक्स उठाना, थोड़ा करना, इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पहले आके हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और फिर हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस इवनिंग, और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा। अगर पिछला सेशन नहीं देखा हो तो देख लेना, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिएगा, और सेशन को लाइक नहीं किया है वो भी कर दीजिएगा। तो आपके जितनी भी क्वेरीज या कमेंट्स हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।